इन हाउस काउंसिल एडवोकेट नहीं है। हां, यही आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के अंदर ऐसा कहा है कि इन हाउस काउंसिल जो है वो एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट एक्ट 1961 के मुताबिक एक ऐसा फैसला जो कानूनी और कॉरपोरेट दोनों दुनिया को हिला रहा है, उसी फैसले को हम डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है इन रे समनिंग एडवोकेट्स केस। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से जान सकते हैं, इन रे समनिंग एडवोकेट केस। ये सुओमोटो केस है जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो लिया था और 2025 का ये मामला है जिसमें कोर्ट ने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और इन हाउस काउंसिल के बीच साफ साफ रेखा खींच दी है। इसका मतलब क्या है? इस केस का मतलब क्या है? क्या कंपनियां अब अपनी लीगल डिपार्टमेंट के साथ हुई बातचीत पर प्रिविलेज का दावा नहीं लगा पाएंगे? क्या पुलिस कॉरपोरेट काउंसिल को आंतरिक सलाह के लिए समन कर सकती है क्या? देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो भी वैसे जनरली जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्लाइंट को क्या एडवाइस देते हैं आप उसका एविडेंस नहीं ले सकते, लेकिन अगर इन हाउस काउंसिल को एडवोकेट नहीं बोला है तब ऐसी स्थिति के अंदर सवाल यही उभर के आ रहे हैं कि क्या जो इन हाउस काउंसिल हैं, ऐसे काउंसिल्स को क्या पुलिस बुला सकती है और उनसे पूछ सकती है कि आपने क्या एडवाइस दिया, क्योंकि वो एडवोकेट की डेफिनेशन के अंदर तो नहीं आते इस फैसले की वजह से। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लीगल प्रिविलेज का भविष्य अब कैसे बदलेगा, ये फैसला बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है। आइए इस ऐतिहासिक फैसले को, जजमेंट को कदम दर कदम डिकोड करते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण केस नहीं है। ये भारत के नए कानूनी युग में क्लाइंट और एडवोकेट या क्लाइंट लॉयर प्रिविलेज की बुनियाद रखने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले इस मामले की बैकग्राउंड को समझते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जिसका उसने सुओमोटो संज्ञान लिया है, सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो केस तब उठाया जब यह चिंता बढ़ रही थी कि जो जांच एजेंसियां हैं वो एडवोकेट को उनके दिए गए लीगल एडवाइस के लिए समन कर रही है कि तुमने अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दिया। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो बुला रही थी एडवोकेट्स को। इस केस का जो शीर्षक है, इस केस का जो टाइटल है, थोड़ा लंबा है बट आप इन शॉर्ट करके समझिएगा, इन रे समनिंग एडवोकेट केस। मगर मैं पूरा नाम आपको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन रे समनिंग एडवोकेट्स हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड रिलेटेड इश्यूज। ये सुओमोटो केस है 2025 का। इसमें कौन कौन जजेस थे? मुख्य न्यायाधीश BR गवई तथा जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। इससे 3 बड़े कानूनी सवाल स्पष्ट हुए हैं। इस केस से जो 3 बड़े सवाल जो हैं वो स्पष्ट हुए हैं। वो 3 सवाल क्या क्या हैं? पहला, कानून के तहत एडवोकेट कौन है, लॉयर कौन है, ये इस जजमेंट ने स्पेसिफाई किया। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA की जो धारा है, BSA का जो प्रावधान है सेक्शन 132, उसके तहत जो क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज होता है उसकी सीमा क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, ये भी ये केस डिसाइड करता है। और जांच के दौरान एडवोकेट्स को कब और कैसे समन किया जा सकता है या उनके डिजिटल डिवाइसेस कब जब्त किए जा सकते हैं, ये सब कुछ ये फैसला डिसाइड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवोकेट कौन है। जो इस पूरे फैसले की हार्ट बीट है उसको समझते हैं कि जहां पर कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि एडवोकेट कौन है। कोर्ट ने सबसे पहले ये परखा कि इन हाउस काउंसिल क्या एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट माने जा सकते हैं। इस फैसले के अंदर कोर्ट ने सबसे पहले ये चेक किया कि क्या जो इन हाउस काउंसिल हैं उनको एडवोकेट एक्ट के तहत हम क्या एडवोकेट मान सकते हैं। इस एक्ट के मुताबिक केवल वही व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड होंगे और जो कानून के पेशे का अभ्यास कर रहा होगा उसी को एडवोकेट
कहा जा सकता है। जो एडवोकेट एक्ट है 1961 उसके मुताबिक आप ध्यान दीजिएगा, ओनली दोज एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल एंड एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ कैन बी कॉल्ड एज एडवोकेट। उन्हीं को ही आप एक अधिवक्ता कह सकते हैं, उन्हीं को ही आप एडवोकेट कहते हैं। यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो इन हाउस काउंसिल होते हैं, यानी किसी कंपनी के वेतन भोगी कर्मचारी, वो सैलरी लेते हैं उस कंपनी से। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो इन हाउस काउंसिल हैं वो इन हाउस काउंसिल उस कंपनी के वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। वो कानूनी सलाह देते हैं, हां, पर कर्मचारी के रूप में, ना कि स्वतंत्र एडवोकेट के रूप में। यहां पर कोर्ट ने इस पूरे सिनारियो को एनालाइज किया और यह कहा कि इन हाउस काउंसिल भले ही अपनी नियोक्ता को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, कंपनी के व्यावसायिक हितों से प्रभावित वो रहते हैं और नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बंधे हुए होते हैं। इसलिए कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला इस फैसले के अंदर कि इन हाउस काउंसिल जो हैं वो बीएसए की धारा 132 के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत एडवोकेट नहीं है। इन हाउस काउंसिल धारा 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके तहत एडवोकेट नहीं है। इसलिए अपने नियोक्ताओं के साथ उसकी जो संचार बातचीत पर जो है वो लीगल प्रिविलेज लागू नहीं होता है। उनको जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का एक एडवोकेट को जो प्रिविलेज मिलता है बीएसए की धारा 132 134 के तहत, वो नहीं मिलेगा। देखिए, कोई भी एडवोकेट अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देता है वो पूरी तरह लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर इस जजमेंट के अंदर, जैसे इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इन हाउस काउंसिल को हम एडवोकेट नहीं मानते फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 132 धारा 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो वकील नहीं माने जाएंगे, तो इसलिए उनको जो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का जो बेनिफिट दिया गया है अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का, वो नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने एक यहां पर डिफरेंशिएशन भी किया है, भेद भी किया है। ये कहा है कि यदि जो इन हाउस काउंसिल की बातचीत है वो कंपनी द्वारा रिटेन किए गए किसी बाहरी लीगल एडवाइजर या एडवोकेट से हो, तो ये जो बातचीत होगी वो बीएसए की धारा 134 के तहत सुरक्षित होगी, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की तरह सेफ रहेगी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोर्ट ने क्या कहा है कि यदि इन हाउस काउंसिल की जो बातचीत है वो कंपनी द्वारा किसी रिटेन किए गए किसी बाहरी लीगल एडवाइजर या एडवोकेट से हो, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की तहत सुरक्षित रहेगा। जो कानूनी सलाहकारों को किए गए जो बातचीत है उसकी सुरक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा पर शक्तिशाली फर्क भारत में कॉरपोरेट लीगल टीमों के संचालन का तरीका बदल देगा। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 क्या कहती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डज सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है इस पर। धारा 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की 1872 की जो धारा 126 थी उसका आधुनिक समकक्ष है, उसी को रेप्लिकेट किया गया है। जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 126 के अंदर था वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 132 के रूप में आ गया है। और ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज देता है, यानी क्लाइंट का वो अधिकार जिसे वह अपने एडवोकेट के साथ हुई गोपनीय बातचीत का जो किसी को डिस्क्लोज करने से रोक सकता है। कि मतलब अगर एक क्लाइंट ने कोई बात अपने एडवोकेट को बोली है और एडवोकेट बाद में जाकर उसका डिस्क्लोजर नहीं कर सकता है, यही जो सेफगार्ड है किसके फेवर में, क्लाइंट के फेवर में। क्योंकि जो अटॉर्नी और क्लाइंट का रिलेशन होता है वो एक बहुत क्या कहते हैं, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जो सेक्शन 132 है उसके हिसाब से क्या है कि अगर क्लाइंट, ये जो प्रावधान है ये किसी क्लाइंट को ये राइट देता है कि वो अपने एडवोकेट के साथ हुई जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियल बातचीत है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसका डिस्क्लोजर रोक सकता है। लेकिन कोर्ट इस धारा के तहत कोर्ट ने इस धारा के तहत सेक्शन 132 के अंदर दो एक्सेप्शंस बिल्कुल स्पेसिफाई किए, जिसके अंदर है कि अवैध उद्देश्य। अगर कोई इलीगल पर्पस है
यदि जो कम्युनिकेशन है किसी अवैध कार्य को करने या फिर आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, तब उस सिचुएशन के अंदर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज अप्लाई नहीं होगा। एडवोकेट को कंपेल किया जा सकता है उस चीज का एविडेंस देने के लिए। और दूसरा, धोखाधड़ी और अपराध के केसेस में यदि एडवोकेट ने अपनी सेवा के दौरान किसी अपराध या फिर धोखाधड़ी के होने का संकेत लगे तो उसको ये बेनिफिट प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो क्लाइंट के फेवर में होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फ्रॉड और क्राइम, या तो कम्युनिकेशन के दौरान जो अटॉर्नी क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है उस दौरान अगर एडवोकेट को ऐसा लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है या क्राइम हो सकता है या कोई फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हो सकता है, तब उस सिचुएशन के अंदर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन दो एक्सेप्शंस को छोड़कर कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का खुलासा नहीं कर सकता। इन दो एक्सेप्शंस को छोड़कर कोई भी एडवोकेट किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का खुलासा नहीं कर सकता। हालांकि जो इन हाउस काउंसिल है वो कर्मचारी है, पेरोल पे है, वो एडवोकेट नहीं है, अतः वे सुरक्षा क्लेम नहीं कर सकते प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की सेक्शन 132 के तहत। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको बहुत समझने की जरूरत है। कंपनी और उसकी जो इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन नहीं है। एक कंपनी और उसकी जो इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। सेक्शन 132 के अंदर वो प्रोटेक्टेड नहीं है। पर अगर कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल लीगल एडवाइजर के साथ का कम्युनिकेशन है तो वो सेक्शन 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एडवोकेट को समन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं इस मामले के अंदर। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए हैं कि किन मामलों के अंदर आप एडवोकेट को कोर्ट के सामने समन कर सकते हो या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समन कर सकता है। देखिए, बेंच ने एडवोकेट को मनमाने समन से बचाने के लिए बहुत सारे विस्तृत डायरेक्शंस दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं। जैसे पहला कि एडवोकेट को समन नहीं जारी किया जाएगा जब तक कि मामला बीएसए की धारा 132 के अपवादों में ना आता हो। मतलब कि किसी भी एडवोकेट को बुलाने के लिए आप समन नहीं इशू कर सकते जब तक कि मामला बीएसए की सेक्शन जो 132 है उसके एक्सेप्शंस में ना आता हो। और वो एक्सेप्शन कौन से? वही वाला, क्राइम वाला और फ्रॉड वाला। जब क्राइम और फ्रॉड की सिचुएशन होगी तभी आप किसी एडवोकेट को समन कर सकते हो, उसमें एविडेंस लेने के लिए कि भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे क्लाइंट के साथ क्या बात हुई। अगर मैटर एक्सेप्शन के अंदर नहीं है तो कोई समन एडवोकेट को नहीं दिया जा सकता। ऐसा समन जारी करने से पहले उच्च अधिकारी, कम से कम पुलिस अधीक्षक या फिर एसपी के दर्जे की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। कि मतलब अगर केस एक्सेप्शन में आ रहा है तब भी अगर आपको किसी एडवोकेट को समन करना है तो एटलीस्ट सुप्रिटेंडेंट और पुलिस अधीक्षक के दर्जे के अफसर से लिखित स्वीकृति होनी चाहिए पुलिस एडवोकेट को समन करने के लिए। और तीसरा ये बात है कि समन में कारण और जिन अपवादों पर भरोसा किया गया है वे स्पष्ट रूप से दर्ज होने चाहिए। कि जब किसी आप एडवोकेट को समन करोगे, अगर वो केस एक्सेप्शन में आ रहा है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तब उस स्थिति के अंदर आपको समन के अंदर ही एक्सप्रेसली रूप से ये बताना पड़ेगा क्या कारण है और किन अपवादों पर भरोसा किया गया है। इसलिए हम आपसे ये एविडेंस मांग रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछताछ करना चाह रहे हैं। और चौथा, जब भी एडवोकेट को जारी कोई भी समन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 528 है उसके तहत चैलेंज किया जा सकता है। 528 क्या है? 528 आपका इनहेरेंट पावर ऑफ दी हाई कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट के सामने उसको चैलेंज किया जा सकता है। इनहेरेंट पावर ऑफ दी कोर्ट के तहत उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे सुनिश्चित होता है कि एडवोकेट्स को सिर्फ क्लाइंट की सलाह देने पर परेशान या फिर जांच में घसीटा ना जाए। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आगे बढ़ने से पहले जरा सा एक बार सोचिए कि इन हाउस काउंसिल को भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के जैसा ही प्रिविलेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है, एक फैसला सुना दिया है कि जो इन हाउस काउंसिल होंगे, कंपनीज के अंदर जो इन हाउस काउंसिल होते हैं, उनको अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज नहीं एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर। अब आपसे यही सवाल है, आप क्या सोचते हैं, क्या इन हाउस काउंसिल को
प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जैसे प्रोटेक्शन मिलने चाहिए या प्रिविलेज मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइसेस की, दस्तावेज की और प्रिवेसी के बारे में बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात करते हैं। क्या एडवोकेट्स के डिजिटल डिवाइसेस लिए जा सकते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या होगा, उस सिचुएशन की हम बात करते हैं। कोर्ट ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बोली है कि एक महत्वपूर्ण और आधुनिक मुद्दे पर भी विचार किया है कि एडवोकेट के जो डिजिटल डिवाइसेस है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कि जो प्रोडक्शन की मांग कैसे करेगा अफसर, उसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि यदि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बीएनएसएस की धारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा जो 94 है, उसके तहत एडवोकेट से डिजिटल डिवाइस मंगवाना चाहे तो वो डिवाइस सीधे पुलिस को नहीं, संबंधित अधिकार क्षेत्र की अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब ये कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी एडवोकेट के फोन की जरूरत है कि हाँ भाई क्या क्लाइंट के साथ बातचीत हुई, और लैपटॉप की जरूरत हो, क्या ईमेल का कम्युनिकेशन हो, तो वो जो डिजिटल डिवाइस होगा तो वो डिजिटल डिवाइस पुलिस को नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट है, ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट के सामने ही उस डिजिटल डिवाइस को प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो इन हाउस काउंसिल है, अगर उसको बुलाना भी पड़े तो भैया किसी एडवोकेट को बुलाना भी पड़े, और एक्सेप्शन के अंदर इन हाउस काउंसिल वाली तो बात ही नहीं कर रहे, जो एडवोकेट एक्ट के अंदर या जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उन्हीं के ऊपर सेक्शन 132 का प्रोटेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर उनका सिचुएशन एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, कोई फ्रॉड की सिचुएशन है, कोई क्राइम की सिचुएशन है, और ऐसे वहां पर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं होगा, तब आपको ऐसे एडवोकेट से समन करने की जरूरत है और उसके डिजिटल डिवाइस को जांचने की जरूरत है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। तो जो कंसर्न एडवोकेट है वो डिजिटल डिवाइस कंसर्न पुलिस अधिकारी को नहीं देगा, उसके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, बल्कि उस एरिया की, वहां की जो ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट है उसके सामने ही उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अदालत जो है वो संबंधित क्लाइंट और एडवोकेट को नोटिस देगी और किसी भी आपत्ति को सुनकर ही डेटा की जांच की अनुमति देगी। जिस कोर्ट के सामने जो डिजिटल डिवाइस है वो पेश किया गया है, वो संबंधित उस एडवोकेट का जो क्लाइंट है उसको भी और उस कंसर्न एडवोकेट को भी नोटिस देगी, और किसी भी आपत्ति को सुनने के बाद ही डेटा उस डिवाइस के अंदर, उस डिजिटल डिवाइस के अंदर क्या डेटा है उसकी जांच की परमिशन देगी। ये बहुत बड़ा सेफगार्ड है, आप ये ध्यान रखिएगा। यदि जो आपत्तियां हैं, अगर ऑब्वियसली जो एडवोकेट है या फिर क्लाइंट है उसकी तरफ से कोई आपत्ति आती है और उसको कोर्ट अगर खारिज कर देती है, तो डिवाइस की जांच केवल एडवोकेट और क्लाइंट की उपस्थिति के अंदर होगी। पहली बात तो है कि अगर प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं हो रहा, एक्सेप्शन की सिचुएशन के अंदर आ रहा है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जो डिजिटल डिवाइस है वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद कोर्ट क्लाइंट को भी और एडवोकेट को भी नोटिस जारी करेगी, और नोटिस जारी करने के बाद ऑब्वियसली जो क्लाइंट है, अगर एडवोकेट है, उसकी कुछ ऑब्जेक्शन होगी तो उनके ऊपर कोर्ट सुनवाई भी करेगी, और सुनवाई करने के बाद अगर क्लाइंट या एडवोकेट के पक्ष में फैसला आता है कि हाँ भाई यहाँ पर अटॉर्नी क्लाइंट का जो प्रिविलेज है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब ऐसी स्थिति के अंदर ऑब्वियसली डिजिटल डिवाइस वापस दे देगी और कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगी, और उस डिजिटल डिवाइस के अंदर क्या कम्युनिकेशन हुआ है क्लाइंट और अटॉर्नी के बीच में उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओनली उसी सिचुएशन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्शन क्लाइंट या फिर एडवोकेट की तरफ से आती है और वो खारिज हो जाती है, मतलब वो सस्टेन नहीं होती है, तब उस स्थिति के अंदर तो डिवाइस की जो जांच है वो भी केवल क्लाइंट और एडवोकेट की प्रेजेंस में ही होगी, और वे अपने साथ डिजिटल विशेषज्ञ भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन की तरफ का जो एक्सपर्ट होगा वो तो होगा ही, क्लाइंट और एडवोकेट भी अपना एक डिजिटल एक्सपर्ट उस समय जब डाटा की जांच हो रही है उस समय रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस मामले के अंदर यह है कि अन्य क्लाइंट की जो गोपनीयता है, जो दूसरे क्लाइंट्स की जो प्रिवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, वो किसी भी हालत में अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो क्लाइंट की जो गोपनीय फाइलें हैं, किसी भी क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं, वो जांच एजेंसियां बिना रोक टोक के नहीं देख पाएंगी। न्यायिक पर्यवेक्षण अनिवार्य है, मतलब जुडिशियल सुपरविजन बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन पर कोर्ट ने क्या कहा है। इस मामले के अंदर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा है। दस्तावेजों के प्रोडक्शन पर कोर्ट ने बहुत निर्देश जारी किए हैं। इस मामले के अंदर कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट किया है कि एडवोकेट के कब्जे से मौजूदा जो दस्तावेज हैं वो अपने आप में प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। यदि अदालत या फिर अधिकारी आदेश दे तो ऐसे दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं निम्न प्रावधानों के तहत। कौन कौन से प्रावधान के तहत वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पहला है सेक्शन 94 किसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होगा, और सेक्शन 165 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो सिविल केसेस में अप्लाई होगा, और ऑर्डर 16 रूल 7 ऑफ सीपीसी। इनके तहत प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकती है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ क्या, इससे यह संतुलन बनता है कि प्रिविलेज का दुरुपयोग कर साक्ष्य ना छिपाया जाए और गोपनीयता भी मनमाने ढंग से भंग ना हो। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच में जब कंपनी के एडवोकेट शामिल होते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के अंदर जब कंपनी के एडवोकेट उसमें शामिल होते हैं, तो क्या यह न्यायिक सुरक्षा लागू रहनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब बात करते हैं जजमेंट के पीछे की जो कानूनी तर्क है उसको एक बार समझते हैं। लीगल रीजनिंग क्या है बिहाइंड दिस एंटायर जजमेंट, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यहां पर जो साक्ष्य नियम है बीएसए के, उनको प्रति या हो या फिर आपके क्रिमिनल कोड के हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ समन्वित किया है, हार्मोनाइज किया है। सीधा सीधा अगर देखा जाए तो यहां पर इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बीएसए और बीएनएसए के जो एविडेंशियरी रूल हैं, साक्ष्य से रिलेटेड जो रूल है, प्रोसीजरल रूल्स हैं, उनके बीच में प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और इसके पीछे का पर्पस क्या है? इसके पीछे का पर्पस ये था कि जो वास्तविक कानून सलाह है, जो एक्चुअल लीगल एडवाइस है, वो प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि सेक्शन 132 उसे ही प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही जो कानूनी परिवर्तन है, जो लीगल प्रोसीजर है, उसको भी कुशलतापूर्वक काम करने का मौका मिल जाए। अटॉर्नी जनरल इस केस में आपको पता है अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है, आर वेंकटरमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कई वरिष्ठ वकील जैसे कि विकास सिंह, विपिन नायर, सिद्धार्थ लुथरा, अमित देसाई और विजय हंसारिया ने कोर्ट में पेशगी दी थी इस केस की सुनवाई के दौरान। और बार एसोसिएशंस ने एडवोकेट्स को समन से पहले मैजिस्ट्रियल ओवरसाइट की मांग की थी। जो बार एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस ने बोला कि जो एडवोकेट्स को अगर किसी को समन करना है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी एडवोकेट को समन करना है, तो उससे पहले मैजिस्ट्रियल ओवरसाइट जरूरी होगी। पर कोर्ट ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार किया कि इससे जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसका विपरीत विशेषाधिकार बन जाएगा। साथ ही कोर्ट ने एसपी स्तर की जो स्वीकृति को अनिवार्य किया है करके दोनों पक्षों में संतुलन भी बनाया है, बैलेंस भी बनाया है। एक तो ओवर प्रोटेक्शन से बचते हुए और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। अब बात करते हैं ये जो पूरा फैसला है जिसके अंदर ये बोला है कि इन हाउस काउंसिल एडवोकेट नहीं है। ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना मायने क्यों रखता है ये फैसला? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो कॉर्पोरेट लीगल टीमों के लिए यहां पर क्या इंपैक्ट है इस जजमेंट का, इसको समझने की जरूरत है। ये आंतरिक कानूनी सलाह और जो इंडिपेंडेंट आउटसाइड लीगल एडवाइस है उसके बीच स्पष्ट डिवीजन रेखा खींचता है कि अगर आप एक कॉर्पोरेट घराना है, आप एक कॉर्पोरेट कंपनी है और आपकी अपनी इन हाउस लीगल टीम है, अगर आपकी इन हाउस लीगल टीम आपको कोई एडवाइस देती है तो उस पर अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा साफ साफ कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू कहा है। और अगर आपको कोई इंडिपेंडेंट या बाहर के कोई एडवोकेट से कोई एडवाइस मिलता है तो उसके लिए वहां पर आपका अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज एप्लीकेबल होगा। और दूसरा, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए यहां पर यह क्या मायने रखता है केस, क्योंकि उन्हें अनावश्यक दखल अंदाजी से
अधिक सुरक्षा मिलती है। यहां पर ये केस जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनको बेफालतू की जो परेशानी है उससे बचाता भी है, क्योंकि अब हर मामले के अंदर आप एडवोकेट को समन करने लग जाओगे, भाई तुमने अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दी, वो चीज ठीक नहीं है। और तीसरा, लॉ स्टूडेंट के लिए और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर क्या सीखने के लिए है कि जो नए बीएसए है, जैसे नया बीएसए कानून है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है के तहत जो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है उसको आधुनिक दायरे में ये साफ साफ करता है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए की प्रमुख प्रारंभिक व्याख्याओं में से एक है जो भारत में साक्ष्य युग के, साक्ष्य कानून के नए युग का मील का पत्थर बनेगा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। बहुत जजमेंट, ये जो पूरी जजमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। की टेकअवेज क्या है इस फैसले के? की टेकअवेज इस फैसले के यही है, पहला, इन हाउस काउंसिल एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट एक्ट 1961 के संदर्भ में। दूसरा, बीएसए की धारा जो 132 है उसका प्रिविलेज केवल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट पर लागू होता है। और तीसरा, बीएसए की धारा जो 134 है, सेक्शन 134 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, वो बाहरी कानूनी सलाहकार, मतलब अगर आप किसी एक्सटर्नल लीगल एक्सपर्ट से, लॉयर से, कोई कॉर्पोरेट कंपनी एविडेंस वो एडवाइस ले रही है, लीगल एडवाइस, तो उसके ऊपर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मिलेगा। और चौथा, एडवोकेट को समन से पहले एसपी लेवल की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। और पांचवा, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइस प्रोडक्शन के लिए न्यायिक या जुडिशियल सुपरविजन बहुत जरूरी है, और उन्हीं के सामने जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है उसके सामने ही अगर डिवाइस प्रोड्यूस करने की बात हुई तो उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। और छठा, क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी सुरक्षित होने पर भी ध्यान दिया गया है, और अवैध कृत्यों को प्रिविलेज से ढका नहीं जा सकता, यह भी कोर्ट का इस मामले के थ्रू कहना है। अब इस पूरे मामले का एक एक्सपर्ट लीगल एनालिसिस करते हैं, पूरी बिगर पिक्चर जो है उसको समझते हैं। बड़ी पिक्चर ये है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में एक संदेश देता है। पहला, कि कानूनी पेशे की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं होगा, कि मतलब लीगल प्रैक्टिस पर जो उसका इंडिपेंडेंस है उसके साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। कॉर्पोरेट कर्मचारियों को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से अलग करके कोर्ट ने एडवोकेसी की जो अखंडता है और जांच पड़ताल की जो पारदर्शिता है दोनों की रक्षा की है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, जहां पर इस फैसले के अंदर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो इन हाउस काउंसिल होंगे वो एडवोकेट नहीं होंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या है, बड़ा पिक्चर समझिएगा आप। कॉर्पोरेट कर्मचारियों को जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, जो लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बिल्कुल अलग करके कोर्ट ने एडवोकेसी की जो अखंडता है, इंटेग्रिटी है, और जो जांच पड़ताल की जो पारदर्शिता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इन दी इन्वेस्टिगेशन है, उन दोनों की रक्षा की, आप ये ध्यान दीजिएगा। और साथ ही डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस के प्रोडक्शन पर जुडिशियल सुपरविजन से गोपनीयता और निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का मजबूत संरक्षण होता है, जो न्याय के कोर प्रिंसिपल्स का हिस्सा है, न्याय के कोर, जस्टिस के कोर प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। ये जजमेंट आने वाले समय के अंदर, ये जो जजमेंट है आने वाले समय के अंदर लीगल प्रिविलेज पर, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पर, डिजिटल प्रिवेसी पर और एडवोकेट सम्मन से जुड़े हुए मुद्दों पर मार्गदर्शक नजीर बनने वाला है। एक लैंडमार्क पीस ऑफ जजमेंट ऑलरेडी बन गया है भाई। बहुत बड़ी बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कि जो इन हाउस काउंसिल है, कॉर्पोरेट के अंदर जो इन हाउस काउंसिल होते हैं वो एडवोकेट्स नहीं है। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत फॉर द पर्पस ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर दी सेक्शन 132 एंड 134 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, खासकर, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब हमारा नया क्रिमिनल और एविडेंस लॉ आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, ये सब नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है, अगर हम इसको पूरी जजमेंट को समराइज करें इजी शब्दों में, तो ये जो केस है आपका इन रे समनिंग ऑफ एडवोकेट केस, इसको स्मॉल में हम इसका पूरे टाइटल को छोटे करके समझते हैं। ये केस केवल इस बात पर नहीं है कि एडवोकेट कौन है, बल्कि एक लीगल एडवोकेसी प्रोफेशन की आत्मा, सोल यानी कि स्वतंत्रता, ईमानदारी और गोपनीयता पर है।
कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है जो कोर्ट में सच में प्रैक्टिस कर रहा है, उसका अपने क्लाइंट के साथ क्या वार्तालाप हुआ, क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो लॉ के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अब वही जो इन हाउस काउंसिल है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, अपनी कंपनी को वो क्या बता रहा है, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कहा है। अब इसको आप यहां पर एक बात और समझिएगा, जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके तहत प्रिविलेज को रीडिफाइन करके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी सीमा खींच दी है जो एडवोकेट्स की रक्षा भी करती है और साथ के साथ जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करती है। अब आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आप सहमत हैं या नहीं? और ये फैसला ये है कि इन हाउस काउंसिल जो होते हैं को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जैसा पूर्ण प्रिविलेज नहीं मिलेगा। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और हमारे साथ अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दून लॉ ऐप मेंटर ऐप के माध्यम से हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने इस पूरे फैसले को बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है कि क्या इस फैसले का इंपैक्ट होगा, क्या कोर्ट ने फैसला दिया है और उसका रियल मीनिंग क्या है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपना जो प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।